हेलो फ्रेंड, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है। थ्योरी में हम 6 क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी 6 क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये चीज़ कि हमें थ्योरी करना है। थ्योरी अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत भी मत मानिए, दिसंबर में पेपर होना ही है सीटेट का, तो हमारे पास 3 साढ़े 3 महीने है, क्योंकि अगस्त तो निकल चुका। ठीक है, 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास है, तो इन 3 साढ़े 3 महीने में हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और ये जो हमारा ज्योग्राफी का मतलब कि थ्योरी जब मैं करा रही हूँ आपकी ज्योग्राफी की, तो ये 6 क्लास की ज्योग्राफी है जिसका लास्ट चैप्टर आज मैं कराऊंगी, यानी कि 6 क्लास की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं 6 क्लास की ज्योग्राफी के, जो मैं शुरू से कराती आ रही हूँ थ्योरी के साथ। थ्योरी ठीक है, और साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, जैसे ही ये ज्योग्राफी का आज कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी, फुल क्वेश्चन पेपर। ओके, अभी हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे कि एक एक क्लास की जैसे कि ज्योग्राफी है 6 की कंप्लीट करा के, फिर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिर 7th की करा के, फिर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इस तरह से करते चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और तरीका भी पता चलता रहे। ओके, और बीच में भी मैंने कई क्वेश्चन करा रखे हैं, अभी भी मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको पीवाई की करा दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ओके, तो बेटा थ्योरी जरूर करिए। पढ़ने का तरीका हर बार बताती हूँ मैं आपको कि पढ़ने का तरीका क्या है, कि हमें वीडियो देखना है, यानी कि एक चैप्टर का थ्योरी करिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर दूसरा चैप्टर करिए, दूसरे दिन उसके नोट्स बनाइए, और तीसरे दिन उन दोनों चैप्टर का रिवीजन करिए, और साथ के साथ तीसरा चैप्टर भी करिए। तो ऐसे हम अगर करते रहेंगे तो हमारा जो तरीका है, हम साथ के साथ हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हम हमारी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, और बेटा तैयारी जो है सिर्फ एक बार वीडियो देख लेने से या एक बार चैप्टर पढ़ लेने से हमारा मतलब हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती। आप कई बार देखते होंगे कि जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो रही है, मतलब हमें सारा कुछ याद हो गया है। लेकिन आप अगर उसी चीज को लिख के देखिए, ठीक है, अगर हम लिख के देखते हैं तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद होती है। ठीक है, वो चीजें हम जल्दी भूलते नहीं है। याद क्या नहीं होती, वो चीजें हम जल्दी भूलते नहीं है। तो हमें लिखना जरूर है, हमें नोट्स अपने हाथों से बनाना है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि नोट्स अपने हाथों से बनाइए। ठीक है, और अभी से लग के तैयारी करिए, वेट मत करो कि पेपर मतलब डेट आ जाए या फॉर्म फिल कर ले तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी से तैयारी करो। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हों या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी चीज़ आपको कमेंट में मतलब समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। लाइक और कमेंट से ये होता है कि हमें अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले को वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या नाम है चैप्टर का? हमारा देश भारत। ओके, तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। महादेश एशिया। एशिया महादेश के बारे में लास्ट चैप्टर में करा चुकी हूँ कि जो एशिया महादेश है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, तो चलिए हमारा देश भारत, आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत को क्या बोला जाता है? भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है। तो प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत का देखे होंगे आप कि भारत 3 तरफ से समुद्र से, इधर है हमारा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मतलब 3 तरफ से समुद्र से पानी से घिरा हुआ है, और एक साइड जो उत्तर में है, उत्तर में पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो प्रायद्वीप उसी को बोलते हैं जो जिसका 30 मतलब कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं या फिर प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं भारत को? तो यही है कि क्योंकि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ओके, देखिए भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। याद रखिएगा, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। इससे हमारा भारत घिरा हुआ है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं,
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। क्वेश्चन के आंसर आप देंगे मुझे, वैसे आगे मैं आपको आंसर बताऊंगी इसी में, लेकिन प्लीज मैं चाहती हूँ कि अब वीडियो स्टार्ट करते ही इसके आंसर मुझे दे दें कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है भारत का, और बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। ठीक है, देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है और ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है ज्योग्राफी से कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें है तो हम पढ़ेंगे। शायद कभी नहीं आया है तो हो सकता है इस बार आ जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर में क्या है, लद्दाख, और दक्षिण के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, कन्याकुमारी। ओके, तक इसका है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा यहाँ नहीं है, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। पूरब में सबसे पूर्वी बिंदु है, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में कक्ष तक इसका विस्तार है। पश्चिम में कक्ष यानी कि गुजरात के कक्ष तक इसका विस्तार है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में क्या है, कक्ष यानी कि गुजरात के कक्ष तक जो कक्षकरण है वो हमारे भारत का विस्तार है। भारत में यहाँ पे है। अभी एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि शायद 2024 का ही क्वेश्चन था कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, इन दोनों के जो सूर्य उदय और सूर्यास्त का टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है, या इन दोनों के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है, तो ऐसा क्यों है। तो ऑप्शन में वो था जो थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि कारण और व्याख्या, तो कारण में मतलब कि ए में क्या था उसमें कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। गुजरात बेटा यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर की ओर है, थोड़ा सा तो ऊपर की ओर है, यहाँ गुजरात है, यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल सीधे में नहीं है। तो भारत से उच्च गुजरात से उच्च अक्षांश पर अरुणाचल प्रदेश है। और दूसरे में क्या जो आर होता है, ए और आर में क्या था कि अरुणाचल प्रदेश चूंकि उच्च अक्षांश पे स्थित है, यही कारण है कि उसमें मतलब कि दोनों में नहीं, पहला उसमें क्या था, ए में क्या था कि अरुणाचल प्रदेश जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है, समय में 2 घंटे का अंतर होता है। और आर में क्या था कि अरुणाचल प्रदेश उच्च अक्षांश पे, गुजरात से उच्च अक्षांश पे स्थित है। तो ये दोनों ही सही है कि दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है, टाइम में 2 घंटे का अंतर है। और ये भी सही है कि अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है उच्च अक्षांश पे स्थित है, लेकिन ये मतलब ये दोनों ही अपना सेपरेट सही है, लेकिन दोनों में जो 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, उसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि उच्च अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, उच्च अक्षांश पे स्थित होने के कारण और निम्न अक्षांश पे स्थित होने के कारण उसमें क्या होता है, अक्षांश के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, समय में परिवर्तन क्यों होता है कि पूरब और पश्चिम, ठीक है, इसके कारण समय में परिवर्तन होता है। क्योंकि जो ये अरुणाचल प्रदेश है वो पूरब में है और बिल्कुल पूर्वतम बिंदु है भारत का, और जो गुजरात है वो बिल्कुल पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिम के सबसे लास्ट में है। यही कारण है कि दोनों में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपका। अब चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। कितने हैं मानक समय वाला, मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, इसी 6th क्लास में ही मानक समय का है, जो अक्षांश एवं देशांतर में ही मानक समय कहा जाता है, वो सब मैं करा चुकी हूँ। जरूर देखिएगा बेटा वीडियो, क्योंकि मानक समय से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय है, 7 मानक समय है, और कनाडा में कितने हैं, 6 मानक समय है। तो मानक समय भारत में एक ही मानक समय है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, भारत का तो एक ही मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व। का मतलब क्या है कि जो हमारा ग्रीन बीच है, पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ 6th में, ये अभी मतलब कि पहले के चैप्टर में करा चुकी हूँ। ये ग्रीन बीच है 0 डिग्री देशांतर पे। ओके, 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीन बीच है, ये पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है। तो 0 डिग्री देशांतर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और जैसे 4 मिनट प्लस होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, हर एक डिग्री पे 4 मिनट माइनस होता जाएगा। तो भारत 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो देशांतर समय है वो कितने पे है, 82.5 डिग्री पूर्व में। ओके, कितने पे है, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्व पे भारत का मानक समय है। भारत में एक ही मानक समय है, लेकिन कोई देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो तो वहां पे ज्यादा मानक समय होते हैं। तो अमेरिका में 7 मानक समय है और कनाडा में कितने हैं, 6 मानक समय है।
रसिया में कितने मानक समय हैं, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि रसिया में कितने मानक समय है। मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ये। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये सारा कुछ आपका बताया हुआ है बेटा, ये हर चीज आपका बताया हुआ है। ओके, अब चलिए मैं ये भी आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ कि ये देखिए, ये ग्लोब है, ग्लोब या फिर पृथ्वी मान लीजिए। ये हमारी भूमध्य रेखा, इसे विषुवत भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ओके, विषुवत भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, जो ऐसी पड़ी हुई रेखा है। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर नहीं, ठीक है। अब ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ऐसी जो रेखाएं होती है उसे देशांतर रेखाएं कहती है, सीधी आती है। अब भारत की स्थिति का पूछा गया है, तो भारत हमारा कहाँ पे है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर। आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, भारत भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर। यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर में। 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिण में। 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ओके, अब हमारा भारत कहाँ पे है। भारत के बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो बिल्कुल ऊपर ही होगी। ये तो क्लियर है कि फिर उत्तरी गोलार्ध में ही भारत है। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इससे क्लियर हो गया कि भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है तो ऊपर ही। उत्तरी गोलार्ध में है भारत, यहाँ मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और जो ग्रीन बीच है यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर है। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। कि 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, और 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर। क्लियर हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है, और भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। सारा कुछ आपका बताया हुआ है। मैं आपको एक बार बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं ना वो पहले पढ़ाई हुई है। बस मान लीजिए कि जो 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसका निचोड़ इस चैप्टर में है। अगर इस चैप्टर से मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछती जाऊं तो वो क्वेश्चन आप अगर पिछले 5 चैप्टर की वीडियो देख चुके हैं, वो थ्योरी देख चुके हैं, तो आप इसके जवाब फटाफट देते जाएंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा कितने पे स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ओके, इससे पहले के जो चैप्टर मैंने कराया है आपको, उसमें ये है वायुमंडल की परतें, फिर समुद्र के बारे में, जो महाद्वीप और महासागर है उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में बहुत डिटेल में हर चीज बताया गया है, महासागरों के बारे में, महाद्वीप के बारे में, कहाँ पे क्या है, और वायुमंडल की परतों के बारे में। और इन तीनों में से क्वेश्चन आता है। अगर वो वीडियो आप पूरे अच्छे से वो चैप्टर आप देख लें, चैप्टर नंबर 5, तो उसमें से 2 या 3 नंबर आपका पक्का है। ओके, चलिए क्या है, देखिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय बोला गया है। भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय बोला गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व। अब देखिए यहाँ पे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके, और एक जो ये पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसकी जो सीमा मिलती है, श्रीलंका और भारत को जो अलग करने वाला है वो जल संधि है। याद रखिएगा, स्थल संधि उसे कहते हैं जो कोई जमीन दो देशों को जोड़ता हो, लेकिन अगर जल पानी यानी कि 2 देशों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, हम जल संधि बोलते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला या जोड़ने वाला जो है वो है जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। पाक से पाकिस्तान मत याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला, पाक जल संधि किसे अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार, जो हमारे 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप का है हमारा अरब सागर में। क्लियर है, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है। ओके, अब ये देखिए राजनीतिक मानचित्र है भारत का। अब है राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत में क्या क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन। उत्तरी मैदान, यहाँ पे नदियों के बारे में दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे 6 नदियां हैं, झेलम, सबसे ऊपर तो सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ठीक है।
झेलम झेलम चिनाब रावी और सतलुज, सिंधु झेलम चिनाब रावी और सतलुज, ये यहाँ पे नदियां हैं। यहाँ पे पाक जल संधि हुई है कि इसके जो 3 नदी है उसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा और जो 3 नदी है उसका पानी इंडिया यूज करेगी। ठीक है, तो ये तीन नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता है, 3 नदियों का पानी इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी इस पानी के कारण। ओके, अब देखिए 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती। ये मैप अगर आप देख रहे होंगे तो इस मैप से आपको ये दिख रहा होगा कि जितनी भी नदियां हैं सारी कहाँ जा रही हैं, सारी बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं। देख रहे हैं ना, जितनी भी नदियां, देखिए यहाँ से गंगा निकलती है, इसमें यमुना मिल रही है, चंबल मिल रही है, गंगा नदी में ही यमुना, चंबल, ये सभी क्या होती है, सहायक नदियां होती है। ठीक है, यमुना, चंबल, ये सारे कहाँ मिलते हुए फिर कहाँ जा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। महानदी वो भी बंगाल की खाड़ी में जा रही है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी, ये सारे कहाँ पे जा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में। भारत की 2 नदियां हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा ये 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती, जो पहाड़ी नदी है हमारी नर्मदा और ताप्ती, और ये कहाँ पे जाती है, ये अरब सागर में जाती है। भारत की बस 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती, जो कहाँ पे मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अब देखिए आगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये बहुत ही इजी है, आपको लगेगा ये तो सारे जानते हैं, बिल्कुल सारे जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है ये कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर हुआ है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। लेकिन आपको समझना है कि जो भारत में राज्यों का निर्माण है वो ना ही जाति के आधार पर हुआ है, ना ही क्षेत्रफल के आधार पर हुआ है, बल्कि जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक है, किसके आधार पर हुआ है, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। और सबसे आजादी के बाद जो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो सबसे पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, लिख लीजिए, भारत में जो सबसे पहला, आजादी के बाद जो सबसे पहला राज्य बना था वो है आंध्र प्रदेश। और किस आधार पर बना था, भाषा के आधार पर। तो जितने भी राज्य बने हैं हमारे भारत में वो सभी क्या है, भाषा के आधार पर। इससे भी कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी ये पंजाब का आ जाता है, हरियाणा का आ जाता है कि हरियाणा और पंजाब जो अलग हुए थे किस आधार पर हुए थे, भाषा के आधार पर हुए थे। ठीक है, या फिर ये आ जाता है कि मुंबई जो अलग हुआ है किस आधार पे हुआ है, भाषा के आधार पे हुआ था मुंबई का विभाजन। तो वही है, राज्यों का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, भाषा के आधार पे। बहुत अच्छे से आपको समझ के याद रखना है। अब है भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह। देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, पहाड़ी मैदान है क्षेत्र हमारा, सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है। और उस हिमालय पर्वत में भी इधर जगह नहीं है, मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत जाता है और हिमालय पर्वत की भी कई श्रृंखलाएं हैं, 3 श्रृंखलाओं में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, हिमालय पर्वत को भी 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो सबसे जो उत्तरी श्रृंखला यानी कि सबसे ऊपर है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे लंबी शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। बृहद हिमालय हिमाद्री में ही सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, या फिर ये जो बीच वाली श्रृंखला है उसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सभी को पता है मध्य हिमालय में आता है। सबसे नीचे की जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, उसे शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं बोली जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर बृहद हिमालय या हिमाद्री, बीच में मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी कि हिमाद्री से दक्षिण में ही है ना। यहाँ से भी एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए इसलिए मैं बना के बताती हूँ, आप भी बिल्कुल जब नोट्स बनाए तो बना के याद करें। नोट्स बनाए तो जो मैप के बारे में जो बता रही हूँ मैप बना के याद करिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। देखिए बृहद हिमालय या हिमाद्री के किस तरफ मध्य हिमालय या हिमाचल है, किस तरफ है, दक्षिण की ओर है। भले ही भारत के उत्तर में है लेकिन बृहद हिमालय या हिमालय के दक्षिण की ओर, हिमाद्री के दक्षिण में है। अब जो शिवालिक है, शिवालिक हिमाचल प्रदेश के किधर है, तो दक्षिण में है। ठीक है, सबसे जो निचली पर्वत श्रृंखला है हिमालय की वो शिवालिक की श्रृंखला है। ओके, क्लियर हो गया तीनों। अब है भारत का उत्तरी मैदान। भारत का जो उत्तरी मैदान है सबसे उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियों के द्वारा लगाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बार बार बाढ़ आने के कारण, कई सारी नदियां हैं जिसमें बार बार बाढ़ आने के कारण, जलोढ़ निक्षेप के कारण क्या होता है कि ये मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है। अब भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल क्या है, मरुस्थल क्या होता है, सूक्ष्म, गर्म एवं रेतीला होता है। मरुस्थल क्या होता है, सूक्ष्म, गर्म एवं रेतीला। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ज्यादातर कटीले वनस्पति पाए जाते हैं। ओके, अब है भारतीय मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान और कुछ
गुजरात का क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र है। अब है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देखिए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत की, उसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ये मैं ऊपर आपको इस मैप में दिखा सकती हूँ। देखिए सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे देखिए पठारी भाग है ना, तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ ऐसे जाके ये करके इधर से और ऐसे, है ना, त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति। और इधर देख सकते हैं आप, ये सबसे ऊपर मतलब हिमालय है, सबसे ऊपर क्या है, बृहद हिमालय या हिमाद्री, फिर उसके नीचे है मध्य हिमालय और सबसे नीचे क्या है, शिवालिक। ओके, 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। अब क्या है हमारा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कि त्रिभुजाकार आकृति है प्रायद्वीपीय पठार की। ओके, अब देखिए इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओके, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है हमारी, वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वो कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ओके, उसके बाद क्या है, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बनती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती है। मैं ऊपर बता चुकी हूँ, नर्मदा और ताप्ती ही 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ जाके मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। बेटा एक एक चीज मैं बताती जा रही हूँ, प्लीज उसके नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार पता नहीं कितने बार आपको बोल चुकी हूँ नोट्स के लिए, तो प्लीज आप नोट्स बनाते चलिए। और आपका नोट्स अगर तैयार होता रहे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका नोट्स बन के तैयार है। ठीक है, आप नोट्स बन के बना के तैयार कर लेंगे तो मैं क्लास वाइज, जैसे 6 क्लास की हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 6 क्लास की ज्योग्राफी का मैं एक टेस्ट लूंगी। ओके, लाइव क्लास में उसका टेस्ट लूंगी, मैं क्वेश्चन में उसका बनाऊंगी, लाइव क्लास में मैं टेस्ट लूंगी 6 क्लास की ज्योग्राफी की। लेकिन अगर आप ये मुझे मैसेज करेंगे कि मतलब कि कमेंट में आप बताएंगे कि आपका नोट्स बन के तैयार है, या आप पूरा जो 6 के 6 चैप्टर ने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर मैं टेस्ट लूंगी, ताकि आपके 6 क्लास की ज्योग्राफी को फिर रिविजन करने की भी जरूरत ना पड़े, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लें। आज हमारी 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, तो इस वीक में मैं उसका टेस्ट लूंगी। ओके, चलिए अभी इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सहाद्रीतापुर में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच से टूटा हुआ है। ठीक है, क्या है, इसी पहाड़ी के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट है। अब पश्चिमी घाट का विस्तार क्या होता है, एक समान है, एक जैसा है, जबकि पूर्वी घाट क्या है हमारा, पूर्वी घाट क्या होता है, बीच बीच से टूटा हुआ है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट बीच बीच से टूटा हुआ है, पश्चिमी घाट एक समान है। इन पठारों में खनिजों से कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। ओके, इन पठारों में लौह अयस्क और कोयला की प्रचुरता होती है। देखिए ये जो है ना, ये पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है। आपको पश्चिमी घाट दिख रहा है ना, बिल्कुल एक समान, लेकिन पूर्वी घाट यहाँ से यहाँ है, फिर इधर टूट गया, फिर इधर टूट गया, तो पूर्वी घाट टूटा हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट एक समान है। ओके, अब देखिए क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो बस यहाँ से आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बस रह गया है। देखिए लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको कौन कौन सा है। लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप फटाफट आप आंसर दीजिए, अरब सागर में। अंडमान निकोबार दूसरा द्वीप, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 के सुनामी से प्रभावित हुआ था? जानते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, अंडमान निकोबार जो है वो द्वीप समूह 2004 के सुनामी में प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक रह गया था, हाँ यहाँ से देखिए, जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, तब नदी बेसिन के से में निक्षेपित कर दी जाती है। नदी बेसिन यानी कि नदी के जो किनारे, जैसे कि बाढ़ का पानी जब आता है तो क्या होता है, पानी सूखने के बाद पानी तो सूख जाता है, लेकिन उसके साथ जो गाद और उपजाऊ मिट्टी होती है वहीं पे रह जाती है, उसी को जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। नदी बेसिन उसी को बोला गया कि वहां पे वो छोड़ देती है। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी तथा सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। ओके, अब क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि सुंदरबन डेल्टा
कौन कौन सी मुख्य नदियों से मिलकर बनी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनी है सुंदरबन डेल्टा। ओके, चैप्टर आपका हो चुका है, चैप्टर ही नहीं 6 क्लास की ज्योग्राफी हो चुकी है हमारी, ठीक है। हमारा थ्योरी का जो क्लासेस है 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर दें। ये जो एमसीक्यू है और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आंसर आप मुझे जरूर दें कमेंट में। तो प्लीज अब मुझे कमेंट में इसके आंसर आप जरूर बताएं कि देखिए पहला क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बताएंगे आप मुझे कमेंट में? नहीं बताएंगे, मुझे पता है तो मैं ही बता रही हूँ, शिवालिक। सहाद्री को लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी जो आप बताएंगे। सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे सीटेट में, इसलिए इसका आंसर आप खुद मुझे देंगे कि सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, बता चुकी हूँ मैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो देखिए, समझिए और इसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सब कुछ इसमें दिया गया है, सब कुछ बताया हुआ है, तो प्लीज आप पढ़ के समझ के मुझे इसका आंसर जरूर दें। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आए, कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर बताएं कि ये आपको समझ में नहीं आया। कहीं से मैं फिर से आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। और हाँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दें। ओके, और अगर आपका ये 6 चैप्टर अच्छे से आप समझ चुके हैं, 6 चैप्टर देख चुके हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं इन 6 चैप्टर की टेस्ट लूंगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक क्लास की ज्योग्राफी कराने के बाद उसका टेस्ट ले लूं, ताकि आपका टेस्ट साथ के साथ चलता रहे, आप साथ के साथ आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सही से। ओके बच्चों, बाय बाय।